Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Himanshu Sharma from IIT Delhi. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं IIT जेम 2023 के लीनियर अलजेब्रा के सेक्शन ए के क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ आर क्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन सब स्पेस है जो कि आरक्यू का सबस्पेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबस्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है जो कि हमें बताती है सबस्पेस होता है क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर जो आता है वो फील्ड से आता है और वेक्टर सिंपल होते हैं जो वेक्टर से आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ऑप्शंस डिस्कार्ड बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड होंगे, देन करेक्ट ऑप्शन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इसका मैं अभी डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। ऑप्शन बी को कैसे डिस्कार्ड करना है ये बता देता है। तो इसमें क्या दिया है, y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर ले लिया, तो जैसे मैंने ले लिया √2, कॉमा ले लिया 1। ठीक है, ये इसका एक एलिमेंट होगा। अब मैंने क्या किया, अल्फा कहाँ से बिलोंग है, फील्ड से। फील्ड हमारा क्या है, आर क्यू। तो मैंने अगर √2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो क्या आ जाएगा, 2, 2, √2। क्या ये रेशनल रहा, नहीं रहा, लेकिन इसमें तो रेशनल होना चाहिए। तो अल्फा एफ जो है इस वाले सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, डेट मीन्स ये वेक्टर स्पेस का सब स्पेस नहीं होगा। ये रॉन्ग हो गया। अब देखिए थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या कंडीशन है, वाई और जेड का मल्टीप्लीकेशन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहला सेट लिया 1,1,0, दूसरा ले लिया 1,0,1। ठीक है, इसमें वाई जेड 1 × 0 0 हो रहा है, इसमें भी जीरो हो रहा है। अगर इन दोनों का हम सम करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो 2,1,1। क्या इसमें जीरो हो रहा है, 1,1, ये तो 1 आ रहा है, लेकिन हमारे सेट में जीरो आना चाहिए, तो ये भी इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। डेट मीन्स ये क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं। वेक्टर सबस्पेस की एक और प्रॉपर्टी होती है, जीरो वेक्टर लाई करता है, वो तो वेक्टर स्पेस की भी होती है। तो इसमें देखो 0 0 0 सिंपली रख के देखें तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 = 0 आएगा, तो ये सबस्पेस नहीं होगा क्योंकि इसमें जीरो वेक्टर नहीं है, जीरो वेक्टर नहीं है। तो अब चलते हैं ऑप्शन ए पे, ये क्यों सही है चलो देखते हैं। तो इसको मैं डिटेल करने के लिए अगले पेज पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था, XYZ belongs to RQ such that y plus z का होल स्क्वायर प्लस 2x - 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब XYZ क्या है, रियल नंबर है। आपको पता होगा रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ रहा है, डेट मीन्स वो दोनों नंबर आपस में 0 होंगे। तो यहाँ से क्या है, कंक्लूजन निकला, y प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x - 3y के होल स्क्वायर, यानी कि इसके सम 0 होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूँ y प्लस जेड बराबर 0 होगा। एक और इक्वेशन आएगी, यहां से मैं बोल सकता हूँ 2x - 3y बराबर 0 होगा। अब इन दोनों इक्वेशन से मैंने क्या निकाला, देखो y इक्वल टू माइनस जेड होगा, क्लियर। और यहां से निकाला मैंने y इक्वल टू 2x/3 होगा। ओके, तो y की माइनस जेड की वैल्यू होगी, 2x/3 होगी। अब मैं देखो एक्स वाई जेड को कैसे लिख रहा हूँ, मैंने एक्स वाई जेड को क्या लिखा, एक्स को एक्स रहने दिया, वाई को मैं लिख सकता हूँ 2x/3, अभी इस सेकेंड इक्वेशन से आया है 2x/3। और y बराबर है माइनस जेड, वाई की वैल्यू क्या है 2x/3, तो x की क्या हो जाएगी -2x/3। तो हमारा जो इतना बड़ा क्वेश्चन था XYZ और ये जो इक्वेशन दे रखी थी वो हमने इस छोटे से पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें x क्या है, बिलोंग्स टू आर क्यू, क्लियर। तो आगे अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिए। तो हमें पहली प्रॉपर्टी क्या दिखानी है, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन।
तो वेक्टर एडिशन में क्या बोलता है, लेट अस सपोज एक सब स्पेस है एक्स जो कि सबसेट से सब स्पेस से बिलोंग कर रहा है और वाई भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाई करती है इनका एडिशन भी सब स्पेस में आएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कैपिटल एक्स क्या है, एक्स कॉमा 2x/3 कॉमा -2x/3। ठीक है, और सेट वाई मान लिया इसी के टाइप का, वाई कॉमा 2y/3 और -2y/3। क्लियर। तो अब मैं x प्लस वाई करूंगा, तो x प्लस वाई क्या आएगा देखिए, ये आएगा x प्लस वाई, फिर आएगा 2/3 मैंने कॉमन ले लिया x प्लस वाई, एंड ये -2/3 इसमें कॉमन ले लिया, ये आएगा x प्लस वाई। अब x और y क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो x प्लस वाई भी रियल नंबर से होगा। तो x प्लस वाई को मैं कोई एलिमेंट z बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि ये भी रियल नंबर है। तो ये हो जाएगा 2/3 z एंड -2/3 z। z क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये एलिमेंट इस सेट की तरह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन तो हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर चेक करते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, कोई वेक्टर x बिलोंग्स टू s है। अब हम एक लैम्डा लेंगे जो कि होगा फील्ड से, तो लैम्डा इंटू एक्स सब स्पेस में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लैम्डा ले लिया जो कि रियल नंबर से ही आएगा क्योंकि इसका जो फील्ड है रियल नंबर दे रखा है, और x हमारा यही रहेगा, x कॉमा 2x/3 -2x/3। अब आप इसमें ये देखिए जो रेशियो है x,2x/3 -2x/3 हमेशा यही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं है, तो ये भी सब स्पेस से बिलोंग कर जाएगा, तो ये भी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो वेक्टर सब स्पेस की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑप्शन ए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट एस एंड टी नॉन नॉन एम्प्टी सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर डब्ल्यू बी ए नॉन जीरो प्रॉपर सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। ये प्रॉपर सबस्पेस है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें बोल रहा है स्पेन ऑफ एस क्या है, आर स्क्वायर है, देन स्पेन ऑफ एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू होगा। इसमें बोल रहा है कि जो इस एस का जो स्पेन है पूरे R2 प्लेन को दर्शा रहा है, एक्स वाई प्लेन को। R2 का मतलब क्या होता है, एक्स वाई प्लेन। तो लेट अस सपोज मैं स्पेन एस में कौन कौन से एलिमेंट मान लेता हूँ, देखिए अभी एस में मैं मान लेता हूँ 0 1 एंड 1 0, तो ये पूरे R2 प्लेन को दर्शा देगा। इसको डिटेल्ड सॉल्यूशन करते हैं अभी, पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ते थे। स्पेन ऑफ एस यूनियन टी क्या होगा, स्पेन ऑफ एस यूनियन स्पेन ऑफ टी। अब हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला 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 स्टेटमेंट क्या था, स्पेन ऑफ एस इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए स्पेन ऑफ एस क्या दे रखा है, आर स्क्वायर। हमें फिर ये शो करना चाह रहा है कि स्पेन एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू होगा। क्लियर। तो मैंने मान लिया एस क्या है हमारा 1,1 एंड 1,0। दोनों वेक्टर एल आई है, देखो 1,1 1,0 एल आई वेक्टर है, तो ये पूरे स्पेन इसका आर स्क्वायर को जनरेट कर देगा, तो स्पेन ऑफ एस आर स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने डब्ल्यू क्या मान लिया 0,1, क्योंकि प्रॉपर सब स्पेस मानना है आर स्क्वायर का, तो ये प्रॉपर सब स्पेस होगा, ये पूरा वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है स्पेन एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ठीक है, निकालते हैं स्पेन एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या है, फाई है, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो स्पेन ऑफ फाई, स्पेन ऑफ फाई क्या दर्शाएगा, जीरो वेक्टर दर्शाएगा। तो इसमें क्या आया, ओनली जीरो वेक्टर आया, लेकिन ये क्या बोल रहा है डब्ल्यू आना चाहिए, तो डब्ल्यू तो नहीं आया, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर।
अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्पेन ऑफ एस यूनियन टी, स्पेन ऑफ एस यूनियन स्पेन ऑफ टी, ठीक है। स्पेन ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू क्या है, स्पेन एस यूनियन स्पेन टी। क्लियर। देखिए, तो मैंने इसमें एस वेक्टर क्या माना, देखिए एस क्या बोल रहा है, नॉन इनफिनिटी सब स्पेस सबसेट, सॉरी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने एस मान लिया इसमें 0,1 सबसेट मानना है। क्लियर। और टी क्या मान लिया, 2,0 या 1,0 ही मान सकते हैं। अब मैं इनका यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा, एस यूनियन टी क्या होगा, देखिए 0,1,2,0। क्लियर। तो और इसका मैं स्पेन करूंगा तो वो आर स्क्वायर को जनरेट कर देगा, क्योंकि दोनों एल आई वेक्टर है, तो ये आर स्क्वायर को जनरेट कर देगा। ठीक है। स्पेन ऑफ एस यूनियन टी किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के। मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेता हूँ, स्पेन एस यूनियन टी इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर। अब मैं करना है स्पेन ऑफ एस यूनियन स्पेन ऑफ टी। स्पेन ऑफ एस क्या दर्शाएगा, स्पेन एस क्या है, ये है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0,y सच डेट y बिलोंग्स टू आर, क्योंकि पूरा y एक्सिस को दर्शाएगा, है ना। और स्पेन ऑफ टी क्या दर्शाएगा, x,0 सच डेट x बिलोंग्स टू आर। ठीक है। ये स्पेन एस स्पेन टी आ गया। अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो क्या आएगा, इन दोनों की यूनियन में यही आ जाएगा 0,y सच डेट y बिलोंग्स टू आर यूनियन x,0 सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें केवल कोऑर्डिनेट एक्सेस आई है, इसको बाई फिगर समझें तो ऐसे समझिए, देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस है। तो अब इसमें पहला क्या बोल रहा है, 0,y सच डेट y बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर, तो 0,y में ये वाली लाइन आएगी। क्लियर। अब x,0 में ये वाली लाइन आएगी। तो ये इन दोनों लाइनों का यूनियन है, ना कि पूरे प्लेन का। इसमें ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट कुछ भी नहीं आ रहा, केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रही है, एक्स वाई एक्सिस। तो ये इसके इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि ये तो स्पेन ऑफ एस यूनियन टी आर स्क्वायर था, पूरा एक्स वाई प्लेन था, लेकिन इसमें ओनली कोऑर्डिनेट एक्सिस आई है, तो ये भी ऑप्शन फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारे दोनों ऑप्शन फॉल्स थे, ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स था, तो कौन सा है, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यू टू इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब आर क्यू ही के, सच डेट इट्स रेंज स्पेस इक्वल टू नल स्पेस आर द सेम। एंड फिर है देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर टू इटसेल्फ यानी आर स्क्वायर सच डेट इट्स रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर सेम। तो रेंज स्पेस एंड नल स्पेस में एक रिलेशन होता है जो कि रैंक नलिटी थ्योरम है, रोटी रो ऑफ टी रैंक ऑफ टी यानी नलिटी ऑफ टी इक्वल टू एन। एन क्या है, वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो। तो चलिए इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा था, एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है T1 आर क्यू से आर क्यू में। क्लियर। अब इसमें हमें बताना था रैंक ऑफ मतलब रैंक ऑफ रेंज स्पेस यानी रोटी इज इक्वल टू नलिटी, नलिटी ऑफ रेंज स्पेस। तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है, रो ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन वी। वी क्या होता है, जो डोमेन में होता है वी। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। रैंक ऑफ टी नलिटी ऑफ टी इक्वल है, तो मैं इसको 2 रैंक ऑफ टी लिख देता हूँ, रैंक ऑफ टी या रेंज ऑफ टी, ये किसके इक्वल है, 3। तो यहां से रैंक ऑफ टी क्या आया, 3/2। क्या रैंक नॉन इंटीजर हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, रैंक केवल इंटीजर होती है जो, और वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर है, इसमें भी सेम कंडीशन है, रेंज ऑफ स्पेस इक्वल टू नल स्पेस। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगाते हैं, रो टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन वी, यानी कि वो 2 हो जाएगा, इसमें R2 की डायमेंशन 2 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा 2, रेंज ऑफ टी इक्वल टू 2। तो यहाँ से रेंज ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गई, 1। रेंज ऑफ टी की वैल्यू 1 पॉसिबल है, नलिटी ऑफ टी भी 1 आ गया, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पता चल गया ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होगी किस टाइप की, कोई एक एग्जांपल मिल जाए जिससे हमें बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस टाइप से होगा, देखिए। तो जो एग्जाम्पल होगा, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ एक्स कॉमा 0। क्लियर। तो इसकी देखो, रेंज में क्या है, रेंज ऑफ टी क्या आएगा, एक्स कॉमा 0, जिसकी डायमेंशन क्या होगी, रैंक क्या होगी, सिंपल 1 हो जाएगी। अब नलिटी क्या होता है, नलिटी में इसको 0 करना होता है। ठीक है, तो एक्स कॉमा 0 कहाँ पे 0 होगा, 0 कॉमा वाई पे हम डालेंगे। अगर हम टी 0 कॉमा वाई डालें तो इसका आंसर 0 कॉमा 0 आएगा, यानी कि 0 कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स पे ये हमेशा 0 देगा। तो इसकी नलिटी क्या हो जाएगी, 0 कॉमा वाई, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या है, 0, सिंपल, इसकी 1। तो ये रैंक भी 1 आ गई और रेंज भी 1 आ गया। तो इस एग्जाम्पल के लिए रैंक और नलिटी दोनों 1 है, डेट मीन्स इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो अब हम देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है, तो सेकंड ट्रू इज फर्स्ट फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी मैट्रिक्स क्या है, ए की पावर 5 ए की पावर 4 प्लस I3, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन वैल्यूज ऑफ बी, जो आइगन वैल्यू बी की नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है उसको पहले लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 -1 0 0 0 0 एंड -2 2 2 -2 2 2। और बी मैट्रिक्स क्या दे रखी थी, ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 टाइम्स। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है। तो हमें बी की आइगन वैल्यू निकालने के लिए पहले ए की आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट एक्स आई माइनस ए इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक्स माइनस 1 1 0 0, एक्स माइनस 0 एक्स हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 -2 एक्स -2। क्लियर। अब मैं इस वाली रो के, इस वाले कॉलम 3 के अलोंग एक्सपांड कर दूंगा, क्योंकि इसमें 2 0 हैं। ठीक है, तो मैंने इसके अलोंग एक्सपांड किया तो क्या आएगा, देखिए एक्स -2, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये वाली बनेगी, तो ये आ जाएगा एक्स -1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0, 1, 2, तो यानी कि लैम्डा, यानी कि जो आइगन वैल्यू है वो भी 0, 1, 2 हो गई। तो ए की आइगन वैल्यू 0, 1, 2 हो गया। अब हमें पता है ए की आइगन वैल्यू अगर 0, 1, 2 है, तो ए की पावर 5 की क्या हो जाएगी, 0, 1 की पावर 5 यानी 1, 2 की पावर 5। अब ए की पावर 4 की क्या हो जाएगी, 0, 1 की पावर 4 1 होता है, 2 की पावर 4। और आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू क्या होती है, 1, 1, 1। अब हमें इनकी सम की आइगन वैल्यू निकालनी है, तो तीनों की आइगन वैल्यू का सम कर लो, 0 + 0 + 1 यानी कि 1, और ये हो जाएगा 3। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। 32 + 16 48, और ये हो जाएगा 1 यानी कि 49। तो जो सॉरी 49, ये हमारा जो मैट्रिक्स है ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकली, जो कि मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो बी की आइगन वैल्यू क्या आ गई, 1 3 49। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 1 3 49, तो 1 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, 49 भी है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, जो आइगन वैल्यू नहीं है, आइगन वैल्यू कौन सी नहीं है, 2 नहीं है, तो ऑप्शन ये वाला राइट होगा। आइगन वैल्यू 139 है, इनको हटाना पड़ेगा, इसने उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, 2।
तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से है, जिसमें हमें बताना है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका आपको कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, क्या होता है कॉन्सेप्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू फुल रैंक यानी कि इसकी रैंक 3 होगी, फुल रैंक, तो फुल रैंक लिख देता हूँ, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अगर ये लेस देन फुल रैंक होती है, लेस देन, इक्वल टू नहीं, लेस देन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हम क्लियर डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। और ये नॉट इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, तो नो सॉल्यूशन। इन्हीं तीनों केसेस को हमें डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम क्वेश्चंस को उतार लेते हैं। देखिए क्या था मैट्रिक्स, 1 1 1, 0 -1 1, 0 -1 1, फिर था 0 माइनस, सॉरी 2 3 अल्फा, 2 3 अल्फा। अब यहाँ पे है x1 x2 x3, और इधर था 3 1 बीटा, आई थिंक, हाँ 3 1 बीटा ही है। देखिए 3 1 बीटा। तो पहले मैट्रिक्स ए तो ये हो जाएगी हमारी, और मैट्रिक्स भी ये ले लिया मैंने। तो ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी बनाते हैं। देखिए, तो ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी क्या बनेगा, 1 1 1, 0 -1 1, 2 3 अल्फा, आर्गुमेंटेड 3 1 बीटा। ओके। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले इनको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। देखो R2 में तो जीरो है, R3 में जीरो नहीं है। तो R3 में जीरो बनाने के लिए मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 गोस टू R3 -2R1। तो ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो 1 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ये तो 0 -1 1, और ये 1 है। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने इक्लॉन फॉर्म लगाई, तो 2 - 2 0, 3 - 2 1 हो जाएगा, अल्फा -2 आ जाएगा, और बीटा 3 × 2 6, बीटा -6 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें इक्लॉन फॉर्म लगाते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको जीरो बनाना है। तो R3 गोस टू R3 प्लस R2, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो क्या आएगी, 1 1 1, आर्गुमेंटेड 3, 0 -1 1 1, अब आएगा 0 1 और -1 0, अल्फा -2 प्लस 1, अल्फा -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बीटा -6, बीटा -5। क्लियर। ये आ गया। अब हमें क्या चेक करना है वो देखिए। हमें पहले मैं सारे वो लिख देता हूँ, नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी। ठीक है। तो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए, अगर रैंक ऑफ ए 2 हो जाए और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 3 हो गई, तो एक नॉट इक्वल है। तो लेट अस सपोज मैं अल्फा को 1 ले लेता हूँ, अल्फा 1, तभी रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी, और ये बीटा नॉट इक्वल टू 5। ठीक है। तो इसमें नो सॉल्यूशन आएगा। अगर जैसे मैंने अल्फा 1 ले लिया, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो 0 × x3 समथिंग नॉन जीरो आएगा, तो भी नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। तो ये अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 5 के लिए नो सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी लेस देन फुल रैंक। फुल रैंक यहाँ पे 3 है, तो 3 से फुल रैंक नहीं होनी चाहिए। तो 3 नहीं होनी चाहिए, तो रैंक ए की 3 नहीं होनी चाहिए। डेट मीन्स अल्फा को 1 होना पड़ेगा, तभी डिटर्मिनेंट 0 होना पड़ेगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू 1। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 3 नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि बीटा को भी 5 होना पड़ेगा, तभी 0 होगा। तो बीटा इक्वल टू 5। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब अल्फा की वैल्यू 1 हो एंड बीटा की वैल्यू 5 हो। नो सॉल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू 1, बीटा नॉट इक्वल टू 5। अब आता है यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 3 होना चाहिए फुल रैंक। तो रैंक ऑफ ए को फुल होना है तो अल्फा की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी। सॉरी, अल्फा नॉट इक्वल टू 1, 1 पे तो 0 हो जाएगा। अब बीटा पे तो कोई कंडीशन लगेगी नहीं, क्योंकि ए की रैंक 3 हो गई तो ए आर्गुमेंटेड की ऑब्वियसली 3 हो जाएगी। तो फॉर एनी वैल्यू बीटा, यानी कि बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या दे रखा है, चेक करते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा बीटा, बिल्कुल गलत है। ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 1, ये तो हमारा आया है अल्फा नॉट इक्वल टू 1 फॉर एनी बीटा यानी बी बिलोंग्स टू, तो ऑप्शन सी, सॉरी बी राइट हो गया। नो सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 5, नो सॉल्यूशन बीटा नॉट इक्वल टू 5 फॉर एनी अल्फा नहीं है, अल्फा इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा बीटा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू 5 तो है, लेकिन फॉर एनी अल्फा नहीं, अल्फा को 1 होना पड़ेगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेट v1 v2 v9 कॉलम वेक्टर्स ऑफ अ नॉन जीरो 9 क्रॉस 9 रियल मैट्रिक्स ऑफ ए, लेट a1 a2 a9 बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या है, कुछ इसमें नॉन जीरो वेक्टर्स भी हैं, a1 a2 a3 a9 में कुछ नॉन जीरो भी हैं और कुछ जीरो भी हैं। इसमें क्या दे रखा है, समीशन i इक्वल टू 1 to 9 ai bi इक्वल टू 0, देन द सिस्टम दिस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन व्हाट बट फाइनाइटली मेनी। देखो ये ऑप्शन तो कैसे भी नहीं हो सकता, या तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, या नो, या इनफाइनाइटली मेनी। तो ये तो डायरेक्टली गलत हो गया, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता ही नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी। तो अब चेक करते हैं इसमें, इसमें ये क्या दे रखा है, ये कंडीशन किसकी होती है, एलडी की होती है ना, समीशन ए आई बी आई इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक वेक्टर मान लेता हूं, इसमें मैं मैट्रिक्स अज्यूम करता हूं इस टाइप की होगी। लेटर सपोज देखिए ए इक्वल टू, मैंने 9 क्रॉस 9 मैट्रिक्स है, तो देखिए 0, सॉरी ये 0, यहाँ पे 0, और फिर मैंने मान लिया 0 डेट 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 0, फिर 0 0 1 0, ठीक है। अब ये 3 हो गए, अब इसके बाद मैंने सारे कॉलम वेक्टर्स को 0 मान लिया, ठीक है। ये 9 क्रॉस 9 मैट्रिक्स है, इसमें मैंने पहले 3 मैट्रिक्स को जनरल माना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0। अब उसके बाद सारे कॉलम वेक्टर को 0 मान लिया, ठीक है, ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। अब इसने बोल क्या रखा है, ए इंटू एक्स क्या होना चाहिए, समीशन वी आई, समीशन वी आई के इक्वल होना चाहिए। समीशन वी आई क्या है, कॉलम वेक्टर्स का सम, ठीक है। तो ए इंटू एक्स करेंगे, देखिए x1 x2 डेट 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 डैश xn, देखिए अब समीशन वी आई करेंगे, तो समीशन वी आई क्या है, कॉलम वेक्टर्स हैं, देखिए। तो v1 इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा कॉलम वेक्टर का सम। v2 के कॉलम वेक्टर का सम 1 आ रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा। c3 के कॉलम वेक्टर का वन सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये भी, और देन फिर 0 0 आ जाएगा। तो ये 1 क्रॉस 9 में 0 0 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। तो अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है, सिमिलरली वही चेक करना पड़ेगा। रो ऑफ ए आर्ग्यूमेंटेड बी, अगर रो ए फुल रैंक के बराबर होता है, यानी कि फुल रैंक क्या है इसमें 9 है, तो यूनिक सॉल्यूशन। लेस देन फुल रैंक होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वल होने पड़ेंगे। अगर दोनों की रैंक इक्वल ही नहीं होती है तो नो सॉल्यूशन। तो चेक करते हैं क्या कंडीशन आ रही है इसमें। अब देखिए मैट्रिक्स ए की रैंक क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3, क्लियरली दिख रहा है इसमें, केवल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, बाकी सारे 0 है। और रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंटेड बी भी क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, क्योंकि 1,1,1 है यहाँ पे, तो वो भी 3 होगा। ये दोनों इक्वल आ गए, ये लेस देन फुल रैंक है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे।
और भी लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।